गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10th के लिए बेसिक मैथ्स पेपर का जो सॉल्यूशन है हम लेके आए हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सामने आज हम यहाँ पर हल कराने वाले हैं। और ये हमारी इस पेपर की चौथी वीडियो है। इससे पहले हम जो है 3 वीडियोज आपके लिए ला चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के नाम से वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। चलते हैं बिगैर देरी किए हुए अगले यानी कि पहले सवाल की तरफ। ये पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर 6, -4 बिंदु ए के 10, -6 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -8, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? In what ratio does the point 6, -4 divided the line segment joining the points? एक ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, -6 एंड बी कोऑर्डिनेट्स -8, 3। तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है कि रेशियो क्या होगा। तो जब रेशियो नहीं दिया होता तो यानी कि के रेशियो 1 हम मान सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली है ए बी, हमने लाइन ली और यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 10, -6। पहले कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स को x, y1 कहेंगे और इधर हमने बी लिया है तो बी के कोऑर्डिनेट्स -8, 3 है तो ये x2 और y2 कहलाते हैं। और यहाँ पर इनको यानी कि जो यहाँ पर कोई ये कोऑर्डिनेट्स दे रखा तो इसका हमने लेट कर लिया p नेम और यहाँ पर 6, -4 और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होता है, सेक्शन फॉर्मूला जिसे कहा जाता है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, मैंने इधर लिख के दिखा दिया है आपको। x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 कॉमा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 m2। तो ये फॉर्मूला है, ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। हमने एक्स वाई लिखा। अब यहाँ पर जो के की कोऑर्डिनेट्स हैं वो यानी कि बी के कोऑर्डिनेट्स से मल्टीप्लाई होंगे और जो 1 है 1 के कोऑर्डिनेट्स 1 को जो है यानी कि ए के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। तो के की है जब हम -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो -8 के हो जाएगा, 1 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 1 लिख सकते हैं या 10 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों रेशियोज को प्लस करना है m1 और m2 यानी कि k प्लस में 1 तो यानी कि k प्लस में 1 हो जाएगा कॉमा इसी तरीके से k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3k हो जाएगा, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और k प्लस में 1। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दी, x और y की वैल्यू यहाँ पर 6, -4 पुट करी और इसके बाद में यहाँ पर ये सेम एज टी चल रहा है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 हो गया और k प्लस में 1। इस तरीके से 3k अपनी जगह है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते तो माइनस आ जाएगा 6 और k प्लस में 1 रहेगा। अब यहाँ पर चाहे तो आप x वाला पार्ट लेके, x ये है और x वाला पार्ट ये है और y वाला पार्ट ये है और y वाला पार्ट ये है, जो चाहे दोनों में से कोई एक आपने लेना है। इसके बाद में फिर ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने x के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं दोनों साइड से। x का यहाँ पर 6 है और यहाँ पर x का ये -8 के प्लस में 10 अपॉन में k प्लस में 1 ये हमने ले लिया। इसके बाद में k प्लस में 1 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पर 6 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6 × k प्लस में 1 और -8 के प्लस में 10। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो 6 के प्लस में 6 हो जाएगा, ये 8k और प्लस में -8 के प्लस में 10 रहेगा। इस 8k को इधर लेके जाना है और 6 को इधर लेके जाना है। 8k अदर साइड में जाएगा तो यानी कि प्लस का हो जाएगा और ये 6 अदर साइड में जाएगा तो नेगेटिव का जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को ऐड करना है, 6 और 8 को ऐड करा तो 14 हो गया और यहाँ पर 4 ही रहेगा, k यहीं पर रहेगा, 4 अपनी जगह रहेगा और यहाँ पर ये इनको जब काटेंगे तो 2/7 जो है हमारा यहाँ पर 2/7 आ जाएगा और k के अपॉन में कुछ भी नहीं तो k के अपॉन में 1 लेंगे इक्वल टू 2/7 और यहाँ पर k रेशियो 1 लिख सकते हैं इसको और ये लिखा जाएगा 2:7। तो यही इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल आपको मुश्किल लगता है तो दूसरा सवाल भी इसी तरीके से है, इसी चैप्टर में से है। ये सवाल करना था या वो वाला सवाल करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 32 और वाला क्वेश्चन से अथवा दर्शाएं कि बिंदु -4, -4, -1, -1, 4, 2 और 1, 7 क्रमशः लेने पर एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो सो दैट द पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं यहाँ पर -4, 4 और f के कोऑर्डिनेट्स -1, 1 और g के कोऑर्डिनेट्स 4, 2 और h के कोऑर्डिनेट्स 1, 7 दिए हुए हैं ऑर्डर में और ये बताना है कि ये वर्टेक्स हैं स्क्वायर के।
तो यहाँ पर हमने स्क्वायर बना के दिखा दिया। अब स्क्वायर की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि स्क्वायर होता क्या। तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर दोनों डायगोनल्स यानी कि जिनको विकर्ण कहा जाता है, विकर्ण भी बराबर होते हैं, भुजा बराबर होंगी और विकर्ण बराबर होंगे। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। और यहाँ पर अब हम निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने निकाला EF निकाल रहे हैं, तो रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहा जाता है इसको? डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहा जाता है? दूरी सूत्र कहा जाता है। ओके, इसको दूरी सूत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -4, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर x2 और x1, x2 क्या है? -1 में से -4 को माइनस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, फिर -1 और यहाँ पर 4 है तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर -1 है, माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों माइनस हैं तो यानी कि ये माइनस के 5 हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर। ये यहाँ पर देखिए 4 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 4 ज्यादा है तो 4 में से 1 जाएंगे तो 3 का स्क्वायर बचा, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे या रूट -5 का स्क्वायर करो वो 25 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। इसी तरीके से आप FG निकालेंगे, F और G। अब की बार ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे निकालेंगे। अब की बार x2 और x1, y2 और y1 ये लेना है। ठीक है, तो अब की बार यहाँ पर 4 में से 1 को घटाएंगे, एक फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी अपना नंबर का है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस में, फिर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 माइनस के 1 का -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो गया? 5, 5 का स्क्वायर हो गया। इधर अगर हम बात करें तो 2, और यहाँ पर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। दोनों का यानी कि 4 का 4 प्लस में 1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर, और इधर बचा 3 और 3 का होल स्क्वायर। दोनों को 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों का ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 34 होगा। इसी तरीके से GH का निकालेंगे तो यहाँ पर भी आप 1 - 4 का होल स्क्वायर और 7 - के 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करो या 3 का स्क्वायर करो तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। इसी तरीके से HE आप निकालेंगे, HE यहाँ से यहाँ तक, अभी आपने ये निकाला था, अभी आप ये निकालेंगे। HE निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं तो -4 में से 1 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर, और 7 में से 4 को घटा दीजिए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर दोनों ये इनको ऐड कर, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड होंगे, यानी कि -5 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का ऐड कर दिया तो 34 हो गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से अब आप निकालेंगे डायगोनल्स, EG मतलब यानी कि ये वाला डायगोनल आप निकालेंगे। ये वाला डायगोनल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स 4 और ये -4 है, तो 4 यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस और इनटू में -4 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर 2 में से 4 को माइनस करेंगे, 2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 और -4 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 4 प्लस में 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा -2 और इसका होल स्क्वायर। 4 + 4 कितना हो गया? 8 हो गया आपका, और 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर कर दिया मैंने 4। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, 4 प्लस में है तो दोनों को ऐड कर दे तो ये हो गया 68, रूट में 68। ठीक है, इसी तरीके से आप HF निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, अब की बार आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो HF कहा जाएगा इसको। तो यहाँ पर 1 में से -1 को माइनस कर रहे हैं तो 1 - -1 का होल स्क्वायर, प्लस में फिर यहाँ पे 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 - -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो एक फॉर्मूले का माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस है बीच वाला, और ये इसका अपना यानी कि नंबर का माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, अभी हम बात करें तो 7 माइनस के 1 इंटू -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 और ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, और ये इसका होल स्क्वायर यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर। 7 में से यहाँ पे बात करें तो 7
और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है और 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर और 7 प्लस 1 यानी कि 8, 8 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करा तो 4 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों का ऐड करा तो यहाँ पर 68 आ जाएगा रूट में 68। देखो वो रूट चल ही रहा है, रूट हमने हटाया नहीं था। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर चारों साइड्स आपकी इक्वल आ गई, ई एफ एफ जी जी एच और एच ई। फिर इसके बाद में आपने निकाला ईजी और यहाँ पर एच एफ दोनों इक्वल हैं, तो इट्स मीन्स ये स्क्वायर कहलाएगा। तो ये क्या होगा, ये एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। ओके, तो ये एक वर्ग कहलाएगा। बात समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें, द टेबल बिलो सो दैट द डेली एक्सपेंडिचर्स ऑफ फूड 25 हाउसेज, कितने 25 हाउसेज हैं, 25 परिवार हैं। हाउस होल्ड इन लोकेलिटी, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय, यानी कि जो पर डे का खर्चा हो रहा है वो। ठीक है, दैनिक व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर्स ये दे रखे हैं। परिवार यानी कि 4 परिवारों में 150 से 200, 5 परिवारों में 200 से 250, 15 परिवारों में यानी कि 250 से 300, 2 परिवारों में 300 से यानी 350 और 2 परिवारों में 350 से 400 यानी कि खर्चा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए आप क्या करेंगे और आपको निकालना क्या है, भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात करना है। माध्य यानी कि इंग्लिश में कहें तो मीन निकालना है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर्स ऑफ द फूड। तो यहाँ पे डेली हमने सबसे पहले ये वाला कॉलम यहाँ पे लिख दिया और ये वाला सेकंड कॉलम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये परिवारों की संख्या यहाँ पर यानी कि ये वाला, और इस कॉलम को यानी कि हम FI कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, FI कॉलम कह सकते हैं। अब इस पे क्या करेंगे, यानी कि जो हमें क्लास इंटरवल दिया होता है यानी कि 150 से 200, इन दोनों को प्लस करें और हाफ कर दें। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये होता है 350, 350 का हाफ करेंगे तो यानी कि 175 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 200 और 250 का अगर हाफ करते हैं, दोनों को ऐड करके हाफ करते हैं तो 225 आता है। लेकिन आप एक दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हैं कि भाई 200 में से अगर 150 को माइनस करते हैं तो आपके पास बचते हैं 50, और 50 आप क्या करें 175 में 50 ऐड, 175 में 50 ऐड करें 225 आएगा, फिर 225 में 50 ऐड करेंगे 275 आएगा, 275 में फिर से 50 ऐड करेंगे 325 आएगा, और 325 में 50 ऐड करेंगे 325 में तो 375 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इनका अगर आप सम करेंगे तो यहाँ पर 25 परिवार आ रहे हैं और वो 25 परिवार ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की और 175 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 700 हो जाएगा, 5 और 225 की मल्टीप्लाई करेंगे 1125 हो जाएगा, 12 और 275 की मल्टीप्लाई करेंगे 3300 हो जाएगा, और 2 को और 325 को मल्टीप्लाई करेंगे 650 होगा, और 2 और 375 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 होगा, और इन सब को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 6525 यानी कि 6525, और इंग्लिश में कहते हैं 6525। और यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है x बार यानी कि मीन, किसका फॉर्मूला, मीन का। तो समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI, तो यहाँ पर समेशन FI XI क्या आया है, यानी कि इस कॉलम का जो प्लस आया है वो ऊपर रहेगा, और यानी कि जो समेशन FI है वो नीचे रहेगा। तो ये 25 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 261 आपका जो है आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये 5 नंबर के सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे और बहुत आसान थे, इतना मुश्किल नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 में अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन यानी कि डिप्रेशन कोण, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और रूट 3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 10 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो डिटरमाइन करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से इसकी जो है फिगर जो है आपने बनानी है। अगर ये फिगर आपकी सही बन गई तो यहाँ पर आधा सवाल आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि फिगर के भी मार्क्स होते हैं। अगर आपने केवल फिगर बनाई और फिगर में जो वैल्यूज मैंने पुट करके दिखा रखी है, अगर आपने इतना बना दिया तो 1 मार्क्स आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 मीटर की बिल्डिंग है, तो यानी कि AB जो है ये हमने बिल्डिंग मान ली, और केबल टावर जो है बेटे यानी कि बिल्डिंग से ऊंचा होगा। तो बिल्डिंग से ऊंचा होगा तो यानी कि बिल्डिंग से ऊंचा यानी कि CE जो है ये केबल का टावर जो है वो है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करें तो ये 10 मीटर है, तो यहाँ से DC जो है वो भी 10 मीटर होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिखर के ओनियन कोण की बात कर रहे हैं, यानी कि टॉप ऑफ द केबल टावर, जो ये बिल्डिंग से केबल टावर का जो टॉप है उसको अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, और इसके टॉप से अगर इसके बॉटम को देख रहे हैं तो यहाँ पर 45 डिग्री का बन रहा है एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है ADE या फिर EDA। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हमें नहीं दे रखी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर हम H निकालें और दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास में केबल टावर की ऊंचाई आ जाएगी, यही हमें निकालना था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल में ले रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये फॉर्मूला है, इसके अनुसार यानी कि ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस देखिए इसमें कहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ये रहा, तो यानी कि लास्ट वाला यानी कि tan होगा, क्या tan, और डिग्री कितना है 45, तो 45 tan 45 डिग्री। और यहाँ पर AB बटे में BC, AB बटे में BC हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि AB हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा यानी कि बेस है, तो इसके वैल्यू हमने इक्वल रख दी। और यहाँ पर tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। AB की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, और BC की वैल्यू नॉट गिवन, वैल्यू नहीं दे रखी तो BC को एज इट इज छोड़ेंगे, BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे BC रहेगा, और 10 मीटर इधर रह जाएगा, तो BC की वैल्यू आ गई आपकी 10 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की वो 10 मीटर आ चुकी है, इसकी 10 मीटर है, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो भी कितनी होगी, वो भी आपकी कितनी होगी 10 मीटर होगी। ठीक है, कितनी होगी, वो भी आपकी 10 मीटर ही होगी। फिर आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में लेंगे, ये ट्रायंगल है ADE, इस ट्रायंगल में जब आप ले रहे हैं तो यहाँ पर एंगल कितने का है tan 60, यहाँ पर भी वही बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो tan 60 DE अपॉन में AD होगा, और tan 60 का मान कितना होता है √3 DE अपॉन में 10, तो 10 √3 इक्वल टू DE, और D इक्वल टू यहाँ पर, यहाँ 10 को इधर से मल्टीप्लाई किया था 10 √3 हो गया, तो यहाँ पर DE की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यानी कि जो H हमने कहा है इसकी वैल्यू आपकी आ गई 10 √3। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ निकालनी थी आपने, तो CE क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो CD प्लस में DE, तो आपने ये लिख दिया। इसके बाद में CD की वैल्यू 10 और इसकी DE की वैल्यू यहाँ पर 10 √3 होगा। ठीक है, दोनों में से 10 कॉमन, तो 1 प्लस में √3, और यहाँ पर √3 की वैल्यू आपसे कहा था 1.73, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.73 रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 2.73 होगा। देखो 1 है और 1.73 है, तो ऐड करना यानी कि डेसिमल को ऐड करना आपको आना चाहिए, 6th क्लास में आपको बताया जाता है, 7th क्लास में बताया जाता है। ठीक है, तो ये 2.73 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27.3 मीटर, यानी कि 27.3 मीटर जो है, यानी कि केबल टावर की जो ऊंचाई होगी वो 27.3 मीटर होगी, इसके अकॉर्डिंग जो सवाल कहा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वो सवाल आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप ये वाला सवाल कर सकते थे उसके एवज में, मतलब या तो वो या ये, दोनों में से कोई एक करना था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 ही है ये भी, और ये और वाला सवाल यानी कि अथवा वाला सवाल जो होता है वो हम जो कहते हैं कि ये अथवा वाला है। ठीक है, तो एक 100 मीटर चौड़ी सड़क, 100 मीटर यानी कि चौड़ी सड़क है, के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, समान लंबाई वाले दो खंबे यानी कि लगे हुए हैं। इन खंभों को के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टू पोल है, इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड either sides of the road which is 100 meter wide from a point between them on the road, the angle of the elevation of the top of the poles 60 degree and 30 degree respectively, find the height of the poles। तो अगर हम बात करें भाई, यहाँ पे दो पोल दिए हुए हैं, उनके बीच जो है सड़क की जो डिस्टेंस है वो यानी कि 100 मीटर दे रखी है, तो पोल की हाइट बतानी है कि पोल की हाइट कितनी होगी। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज जिसके पास में होती है, अगर ये चीज इसके पास में है तो ये जो एंगल बनेगा इसके बीच में, जब यहाँ है तो एंगल कम बनेगा, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज किसी के पास में खड़ी है तो एंगल जो है ज्यादा बनता है, और जितनी दूर जाएंगे तो वैसे जो एंगल जो है वो भी घटता हुआ जाता जाएगा, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको शून्य लगेगा, यानी कि बिल्कुल जमीन में मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो है होता है एंगल ऑफ एलिवेशन की, इसकी बात करते हैं, तो जब हम
जब कोई चीज नजदीक होती है तो एंगल जैसे जैसे चीज नजदीक आएगी तो एंगल बढ़ता जाता है, और दूर जाता है तो एंगल छोटा होता हुआ जाता है। तो इस चीज में ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ पर आपने ए बी और सी डी दो पोल ले लेने हैं, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर बी डी जो है 100 मीटर की, यानी कि लंबाई आपको दे रखी थी 100 मीटर, आप लंबाई ले लेंगे। अगर आप इसको x मानेंगे तो ये लंबाई कितनी होगी, यानी कि 100 माइनस के x। जब नहीं दे रखी है तो 100 माइनस के x इसको आप लेट करेंगे। अब जब देखो यहाँ पे, यहाँ इसकी ए बी की दूरी जो है इस पॉइंट से, यानी कि जो हमने ई पॉइंट लिया है इससे डिस्टेंस कम है तो ये 60 डिग्री होगा। यहाँ से ये डी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब यहाँ पर 30 डिग्री होगा, मैंने अभी आपको बताया था। फिर आप यहाँ पर लेंगे, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके पास में ए बी ई, और यहाँ पर ई डी सी के हैं या सी डी ई के हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं तो tan ए बी, तो tan यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, वही जो फॉर्मूला अभी हमने पिछले उसमें लगाया था। तो ए बी बटे में बी, तो tan 60 का मान कितना होता है √3। ए बी की वैल्यू हमने h नहीं है और इसकी वैल्यू x, तो इसको h बटे x कह सकते हैं। x को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो h की वैल्यू हो गई √3x, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम इसी तरीके से इस ट्रायंगल में लेंगे CDE, इस ट्रायंगल में लेंगे तो tan 30 होगा क्योंकि यहाँ 30 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर DC बटे में ED होगा, ठीक है, ये दे रखा। और यहाँ पर tan 30 का मान 1 बटे √3 है, DC की वैल्यू h और ED की वैल्यू यहाँ पर 100 माइनस के x, यहाँ पर अभी हमने बताया था आपको कैसे आया। और यहाँ पर √3 को h से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर 100 माइनस के x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस के x अपॉन में 3, तो ये √3। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर h की वैल्यू ये है और यहाँ पर भी h की वैल्यू ये दे रखी है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों h की ही वैल्यू हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, यानी कि एक दूसरे में पुट कर सकते हैं। तो समीकरण 1 की वैल्यू को समीकरण 2 में h की जगह पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया h की वैल्यू, यानी कि इसमें इस h की जगह यहाँ पर √3x रख दिया, और ये सेम एज रहेगा। √3 को इधर लेके जाएंगे तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 कंप्लीट हो जाएगा, और ये x अदर साइड में जाएगा तो ये माइनस का था यहाँ पे, और अदर साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो गया, 100 इधर रह गया, दोनों का ऐड करा तो 4x इक्वल टू 100, और x को यहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 25 मीटर। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की b से डिस्टेंस जो है 25 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 100 में से 25 को घटाएंगे तो ये 75 आ जाएगी। लेकिन हमसे तो ये नहीं पूछा, हमसे तो पूछा था AB की लंबाई, तो AB की लंबाई यानी कि h पूछा है, तो आप यहाँ समीकरण 1 में x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो 25 गुणा के यहाँ पे √3 इंटू में 25, और 25 को √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 रूट में 3 मीटर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में अभी आपको बताई थी 1.73 जो है √3 की वैल्यू होती है, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल में आपकी निकल कर आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तब भी आपका सवाल ठीक होगा। उम्मीद है ये सवाल भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सवाल भाई अभी प्री बोर्ड में भी आया है और इससे पहले मिड टर्म में भी आया है, और हो सकता है कि आपके सीबीएसई के फाइनल बोर्ड पेपर में भी ये आए। अब ये सवाल क्या है, ये सवाल जो है थ्योरम है 6.1, और जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या फिर बीपीटी कहते हैं, और या फिर पूरा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहा जाता है। तो अब आपको याद आ गया होगा, अगर याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो चलिए हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले मिड टर्म के उसमें भी हम इसको बता चुके हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि अन्य दो भुजाओं का एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides in a distinct points, अलग-अलग पॉइंट पर काटती है, then the prove that the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक फिगर बनाएंगे ABC, एक ट्राइंगल लेंगे, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप एक पैरेलल लाइन ले रहे हैं DE जो है BC के पहले यहाँ पर आप लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, D और C को मिलाएंगे और E और B को मिलाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर AE पर यहाँ पर D से परपेंडिकुलर लेंगे, फिर E से AD पर परपेंडिकुलर लेंगे। ओके, परपेंडिकुलर यानी कि लंब लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक त्रिभुज ABC दिया है, इस जिसमें भुजा BC के समानांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर काटती है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। और हमें सिद्ध करना है कि AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC ये इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। यही तो कहा गया है ऊपर, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यही आपसे कहा गया है कि ये निकालना है। तो यहाँ पर आइए B और E और C और D को मिलाएं और फिर DM परपेंडिकुलर EN परपेंडिकुलर AB खींचें।
तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा के ऊंचाई। अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर अगर आप ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल एडीई, तो इसका एरिया कितना होगा 1/2। अगर आप बेस आप एडी को मान रहे हैं तो 1/2 इंटू एडी। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एन ई के हैं या ई एन के हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पर वापस से यही, इसको जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ए आर से। ए आर मतलब एरिया, तो एरिया 1/2 एडी इंटू ए एन, ई एन, ठीक है। फिर इसके बाद में आप यहां पर निकालेंगे एरिया इसका बी डी ई, ये वाला देखिए मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। फिर आप इसका एरिया निकालेंगे, ओके। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया इस तरीके से निकलेगा, क्योंकि ये ट्राइंगल आपको ऐसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो लंब है यानी कि जो हाइट है वो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, ये वाली इसकी हाइट होगी, तो इसको एच कहेंगे। अब ये यानी कि जो इससे बाहर जाके बन रहा है, तो ये हाइट होगी। और बेस कहां से कहां तक होगा, बेस यहां से यहां तक होगा, बेस यहां से यहां तक मानेंगे, तो मतलब बी डी जो है इसका बेस है और हाइट जो है इसकी एन ई होगी। तो इसका भी एरिया 1/2 डी बी इंटू ई एन होगा। इसी तरीके से फिर से आप ए डी ई लेंगे, लेकिन अब की बार बेस क्या है, अब की बार बेस आपका ए ई होगा, बेस आपका ये होगा ए ई। जब ए ई बेस होगा तो 1/2 ए ई, और लंब क्या होगा आपका, लंब होगा ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डी एन। और एरिया इसी तरीके से आप इसका लेंगे, ये वाला ट्राइंगल जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, जब इसका एरिया लेंगे तो इसमें भी ये बाह्य कौन बनाएगा, जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर एरिया ऑफ DEC 1/2 EC, और यहाँ पर बेस हो जाएगा हमारे यहाँ से यहाँ तक, और हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि DM। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर इन दोनों का एरिया अपॉन में लेंगे और इन दोनों का एरिया अपॉन में लेंगे। एरिया AD अपॉन में एरिया BDE। तो इनके एरिया का फॉर्मूला हमने जो अभी लिखा था यहाँ पर वो लिख दिया, सेम एज इट इज। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल हमारा ये बचेगा। इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह के एरिया DEC और एरिया ये एरिया AD और DEC ये हमने लिखा। इसके बाद में इनका फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा था उसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, केवल बचा आपके पास में AE बटे में EC। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर मैं अभी इसको एक बार रिमूव कर देता हूं, 1 सेकेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये जो है और ये लाइन दोनों की दोनों पैरेलल हैं, और इनके बीच में यहाँ पे अगर आप बात करें तो AD पर ये DE पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है। तो इस पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल और यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में जब बनते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ है ट्राइंगल BD एंड DEC एक ही आधार पर बने हुए हैं, समानांतर BC और DE के बीच में बने हैं, समानांतर रेखाओं के बीच में बने हैं और एक ही आधार पर बने हैं। तो उन दोनों का जो एरिया होता है वो बराबर होता है। तो एरिया BD और DEC का क्षेत्रफल जो है बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 और इससे कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC, जो हमें यहाँ पे प्रूव करने के लिए पहले ही कहा गया था। तो ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये सवाल समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें। अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बखैर।